डॉक्टर ड्यूम मार्वल यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली विलन है। वह कोई मामूली विलन नहीं। उसकी ओरिजिन बैक स्टोरी इतनी डार्क है कि आप सुनोगे तो सच में शॉक्ड रह जाओगे। लेकिन अब सवाल यह है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है? सच ये है, इसका एग्जैक्ट जवाब अभी किसी के पास नहीं। लेकिन अगर हमें यह समझना है कि डॉक्टर डूम जैसे विलेन का जन्म कैसे होता है, तो हमें विक्टर वॉन डूम की बैक स्टोरी को गहराई से देखना होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना। तो नाश्ता रेडी रखो क्योंकि स्टोरी काफी डीप होने वाली है। विक्टर वॉन डूम का परिवार एक नोमैडिक जिप्सी ट्राइब का हिस्सा था। उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता था। कहते हैं विक्टर को पैदा होने से पहले ही यादें थीं और बचपन में उसे सबसे ज्यादा अपनी मां की बाहों का सुकून पसंद था। विक्टर की मां सिंथिया असल में एक विच थी जिसने एक डेमन से डील की थी, और वह डेमन कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था। वह अपनी मैजिक का यूज करके जिप्सीज पर हो रहे बैरोन के जुल्म का विरोध करती थी। लेकिन सिर्फ 3 साल का विक्टर यह सब नहीं समझ सकता था। एक दिन सिंथिया ने फिर से मैजिक सर्कल बनाकर मेफिस्टो को समन किया, लेकिन इस बार मेफिस्टो की ताकत उसके कंट्रोल से बाहर थी। पावर मिलते ही सिंथिया ने बैरोन के सोल्जर्स के शहर पर हमला कर दिया। ये सोल्जर्स लूटपाट और हत्या में माहिर थे, इसलिए उस रात सिंथिया ने मेफिस्टो की पावर से कई सोल्जर्स को मार दिया। लेकिन मेफिस्टो की पावर की कीमत बहुत भारी होती है। मेफिस्टो ने उस शहर के सारे बच्चों की जान ले ली। जब सिंथिया को सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में लोगों ने लाठियों और चाकुओं से सिंथिया पर हमला कर दिया। जब विक्टर के पिता वहां पहुंचे, सिंथिया मौत के करीब थी। वह अपने पति के लिए 2 धुएं के बादल छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। उसकी लाश को एक अनजान पहाड़ी पर बिना किसी कब्र के दफना दिया गया। विक्टर जानता था कि जो लोग फ्यूनरल में आए थे वे दुख मनाने नहीं बल्कि बैरोन के बदले से डरते हुए आए थे। कुछ लोग तो विक्टर और उसके पिता को छोड़ देना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ उस विच की वजह से हुआ था। जैसे ही विक्टर ने अपनी मां के लिए बुरा सुना, वह भड़क उठा। सिर्फ 4 साल का विक्टर बोला कि वह बड़ा होकर अपनी मां जैसा विजार्ड बनेगा और जो लोग उन्हें छोड़ रहे हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बातों से पूरा ट्राइब चुप हो गया। विक्टर और उसके पिता ट्राइब के साथ जगह जगह घूमते रहे। जिंदगी मुश्किल थी पर कुछ वक्त तक शांत रही। मां के जाने के बाद विक्टर ने फिर से किसी से प्यार करना सीखा, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड वलेरिया से। दोनों एक साथ बड़े हुए और धीरे धीरे प्यार हो गया। 11 साल की उम्र में विक्टर जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना वलेरिया से शादी करना है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। बैरोन के सोल्जर्स विक्टर के पिता को पकड़कर ले गए। विक्टर जानता था कि यह इस पर शायद आखिरी हो। अगली रात उसके पिता किसी तरह वापस आए और विक्टर को भाग चलने को कहा। असल में बैरोन ने उन्हें अपनी बीमार बीवी का इलाज करने बुलाया था, लेकिन कैंसर जैसे रोग का कोई इलाज नहीं होता। बैरोन ने अपनी बीवी की मौत का दोष विक्टर के पिता पर डाल दिया, इसलिए वे दोनों भागने पर मजबूर हुए। लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वे बर्फ से ढके पहाड़ों में छुप गए। 4 दिन तक बिना खाने पानी के रहे। विक्टर लड़ना चाहता था लेकिन पिता ने मना कर दिया। उन्होंने अपना कोट विक्टर को पहना दिया और उसे गले लगाकर अपनी बॉडी हीट से जिंदा रखने की कोशिश की। जब विक्टर सुबह उठा, उसका पिता बर्फ की मूर्ति बन चुका था। विक्टर चीखता रहा पर कोई जवाब नहीं मिला। जब विक्टर मौत का इंतजार कर रहा था, उसे अपनी मां सिंथिया याद आई। उसने देखा कि उसकी मां की आत्मा हेल में मेफिस्टो के हाथ कैद है और हमेशा टॉर्चर हो रही है। होश आने पर ट्राइब ने विक्टर को बचा लिया, लेकिन उसके पिता की लाश बैरोन के सोल्जर्स ले गए। उस दिन विक्टर ने मां और पिता दोनों खो दिए। इस जर्म और गहस्से में विक्टर वलेरिया की आवाज तक नहीं सुन पाया। वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने सबसे दूरी बना ली, वलेरिया से भी, क्योंकि उसे अपनी मां की मैजिक बुक्स मिल चुकी थीं। वह रात दिन मैजिक सीखने लगा और मां को हेल से निकालने का तरीका ढूंढने लगा। 1 साल बाद मैजिक में रुकावट आई तो उसने साइंस की तरफ रुख किया। साइंस और मैजिक को मिलाकर उसने नए वेपन्स बनाए, जैसे आइस ग्रेनेड्स, जिनके जरिए वह बैरोन के सोल्जर्स को रोक सकता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में विक्टर अपने ट्राइब का लीडर बन गया। उसके बराबर सिर्फ वलेरिया थी,
लेकिन विक्टर मानता था कि उन दोनों की डेस्टिनी अलग है। विक्टर का एक ही गोल था, मां को हेल से बचाना और उन सब को सजा देना जिन्होंने उसके मां बाप को दुख दिया। लेकिन बैरोन का बदला और तेज होता गया, इसलिए ट्राइब को बार बार अपना कैंप बदलना पड़ता। एक रात विक्टर अकेला घूमने निकला। बदकिस्मती से उसका सामना बैरोन के पेट्रोल सोल्जर से हो गया। सोल्जर उसे पकड़कर रिवॉर्ड लेना चाहता था। विक्टर ने मौका देखकर उसका गला पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में सोल्जर की जान चली गई। यह 16 साल के विक्टर का पहला खून था। लाश गिरते ही विक्टर भाग गया, एक गलती करने वाले बच्चे की तरह। डर और गिल्ट उसके दिमाग पर छा गया, लेकिन फिर उसने सोचा उसकी मां ने भी खून किया था, शायद आज वह वाकई उसका बेटा बना हो। इसी दौरान एक अमेरिकन आदमी विक्टर को ढूंढता हुआ आया। उसे पता चला था कि विक्टर एक साइंस जीनियस है, इसलिए उसने उसे अमेरिका जाने का ऑफर दिया। खून के बाद विक्टर बस भागना चाहता था और इस तरह उसे अमेरिका पहुंचने का मौका मिल गया। असल में यह फंडिंग यूएस मिलिट्री कर रही थी। उन्होंने विक्टर को स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया और एक बड़ा लैब भी। विक्टर जानता था कि वह सिर्फ एक पॉन है, लेकिन वहां उसे अपने डर से दूर रहने का मौका मिला। काफी टाइम बाद वह चैन की नींद सो पाया, जैसे माँ बाप की बाहों में हो। अमेरिका में ही विक्टर की मुलाकात हुई उसके सबसे बड़े दुश्मन रीड रिचर्ड्स से। रीड का पॉजिटिव और फ्रेंडली एटीट्यूड विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं था, और यह बात और ज्यादा चुभती थी कि कोई उससे ज्यादा स्मार्ट भी हो सकता है। टाइम थ्योरी की क्लास में विक्टर का प्रोफेसर से डिबेट हुआ, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात समझ नहीं पाया। तब रीड खड़ा हुआ और विक्टर की थ्योरी को सपोर्ट कर दिया। मजाक मजाक में ही उसने प्रूफ दे दिया। पर रीड की यह काइंडनेस विक्टर को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगी। विक्टर को अमेरिकन केयरफ्री लाइफस्टाइल भी पसंद नहीं था। कॉलेज में पार्टियां, प्यार और मस्ती चल रही थी। विक्टर फॉरेन था, हैंडसम जीनियस था, इसलिए एक लड़कियां वहां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थीं। पर वह हर इनविटेशन रिजेक्ट करता। उसका पूरा फोकस रिसर्च पर था। मिलिट्री को थोड़ा सा डेटा देता और बदले में उसे सब कुछ मिल जाता। साथ ही मां को बचाने की खोज भी चलती रही। 3 साल बीत गए। एक रात विक्टर ने पार्टी में जाने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि फुटबॉल प्लेयर बेन ग्रिम लड़कियों का फेवरेट बना हुआ है, जो आगे चलकर थिंग बनने वाला था। पार्टी में एक लड़की थी जो काफी टाइम से विक्टर को पसंद करती थी। नशे के असर में विक्टर उसके करीब गया, लेकिन उसका किस वलेरिया जैसा नहीं था, न ही उसकी आंखों में मां जैसी विजडम थी। विक्टर को घिन आने लगी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह लड़की का गला दबा देना चाहता था, लेकिन उसे अपनी मां और पहले खून की याद आ गई। आखिरकार उसने लड़की को छोड़ दिया। कहते हैं लड़की ने कंप्लेंट की, लेकिन उल्टा उसे कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि मिलिट्री ने विक्टर को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया। इस घटना के बाद विक्टर और ज्यादा अजीब हो जाता है। किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है। वो बस दिन रात अपनी रिसर्च में डूबा रहता है। बाद में विक्टर को मिलिट्री से एक खबर मिलती है। रीड रिचर्ड्स ने मिलिट्री फंडिंग छोड़ दी है क्योंकि वो स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन करके यूनिवर्स में जाना चाहता है। इसी बीच विक्टर डिसाइड करता है कि वो अपने बनाए हुए रोबोट्स मिलिट्री को देगा। मिलिट्री की मदद से विक्टर एक ऐसी मशीन बनाता है जो उसे हेल तक ले जा सकती है, ताकि वो अपनी मां को वापस ला सके। मशीन एक्टिवेट होते ही विक्टर सच में हेल पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि उसकी मां जंजीरों में बंधी हुई है और भयानक टॉर्चर सह रही है। उसकी मां चीख चीख कर विक्टर को तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि उसके सामने हेल का रूलर मेफिस्टो है, जो इस समय विक्टर के लिए बिल्कुल भी हराने लायक नहीं था। मेफिस्टो विक्टर को हेल से बाहर फेंक देता है और साथ ही मशीन को ब्लास्ट कर देता है। जब विक्टर होश में आता है, वो हॉस्पिटल में होता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स में मदद करने वाले स्टूडेंट्स भी लगभग मर ही जाते हैं, लेकिन विक्टर को सिर्फ एक बात का दर्द होता है, वो अपनी मां को नहीं बचा पाया। जब विक्टर अपने चेहरे से बैंडेज हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। डेमन के पंजों के गहरे निशान उसके चेहरे पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसी पल विक्टर को एहसास होता है कि वो कितना बेवकूफ था। उसकी सालों की मेहनत और प्लानिंग सब फेल हो चुकी थी। एक हफ्ते तक खुद को कमरे में बंद रखने के बाद विक्टर अमेरिका और मिलिट्री के कंट्रोल से भागने का फैसला करता है। वो एक मॉडिफाइड रेडियो की मदद से अपने रोबोट्स को रिमोटली एक्टिवेट करता है। लैब के अंदर मौजूद रोबोट्स सब कुछ तबाह कर देते हैं, यहां तक कि सोल्जर्स भी उन्हें रोक नहीं पाते। आखिर में रोबोट्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और पूरा लैब ब्लास्ट में उड़ जाता है। जब मिलिट्री वहां पहुंचती है, तब तक डूम गायब हो चुका होता है, क्योंकि उस समय विक्टर ऑनलरेडी
ईस्टर्न यूरोप जाने वाली फ्लाइट में होता है। ईस्टर्न यूरोप पहुंचने के बाद विक्टर को हर रात भयानक नाइटमेयर्स आने लगते हैं। हर सपने में वो फिर से हेल में होता है, जहां मेफिस्टो उसकी मां सिंथिया को हेलफायर से जला रहा होता है। विक्टर हर बार उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मेफिस्टो उसे मार देता है। हर बार विक्टर चीख कर नींद से उठ जाता है। ये सपने इतने रियल होते हैं कि वो उसे तोड़कर रख देते हैं। जिंदगी धीरे धीरे बिल्कुल बेजान हो जाती है। विक्टर अकेलेपन और गिल्ट में डूबता चला जाता है। रोज एक बूढ़ा शराबी उसके कमरे के बाहर पड़ा रहता है, जो अक्सर अजीब अजीब बातें बुदबुदाता रहता है। विक्टर उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देता है। दिन के समय विक्टर बिना किसी मकसद के सड़कों पर घूमता रहता है, ताकि रात के नाइटमेयर्स की एंजाइटी कम हो सके, और रात को वो फिर से अपनी रिसर्च में लग जाता है। अमेरिका से दूर होने के बाद भी यहाँ रशियन एजेंट्स विक्टर को घेर लेते हैं। जब विक्टर उनकी बात मानने से मना करता है, तो वो उसे बंदूक दिखाकर धमकाने लगते हैं। तब विक्टर अपना एक छोटा मैजिक बॉम्ब उन पर फेंकता है, जो उन सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। बाद में विक्टर को अफसोस होता है कि उसने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिंदगी धीरे धीरे बिल्कुल बेजान हो जाती है। रोज एक बुजुर्ग शराबी विक्टर के कमरे के बाहर पड़ा रहता है। कुछ महीने यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक वलेरिया वहां आ जाती है। सालों बाद विक्टर को देखते ही वलेरिया उसे जोर से गले लगा लेती है। बाद में दोनों एक कैफे में बैठकर बात करते हैं। वलेरिया बताती है कि लाटवेरिया में बैरन के सोल्जर्स उनके लोगों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री ने विक्टर को पकड़ने का ऑर्डर दिया है। बैरन विक्टर को पकड़कर इनाम पाना चाहता है। एक पुराने भविष्यवक्ता ने विक्टर की लोकेशन बताई थी, इसीलिए सब लोगों ने पैसे जोड़कर वलेरिया को भेजा, ताकि वो विक्टर को ढूंढ सके और उसे सही रास्ता दिखा सके। वलेरिया के साथ रहकर विक्टर की जिंदगी बदलने लगती है। उसके साथ हर दिन खुशियों से भरा होता है। जब विक्टर एक दिन अपना चेहरा वलेरिया को दिखाता है, तो वो न डरती है, न घिन महसूस करती है। वो बस विक्टर को गले लगाकर रो पड़ती है। उस रात के बाद विक्टर को कभी नाइटमेयर नहीं आता। लेकिन एक दिन वलेरिया को विक्टर को वापस लाटवेरिया ले जाना होता है, क्योंकि वहां के लोगों को उसकी जरूरत होती है। तभी अचानक रशियन एजेंट्स वहां आ जाते हैं और वलेरिया को होस्टेज बना लेते हैं। तब विक्टर को समझ आता है कि सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। ना कोई असली भविष्यवक्ता था, ना कोई एक्सीडेंट, सब कुछ रशियंस का ट्रैप था। जैसे ही विक्टर टूट जाता है, वलेरिया के गले में लगा छोटा सा सफेद फूल चमकने लगता है और उसके अराउंड एक मैजिक शील्ड बन जाता है। उसी समय एक शैडो सामने आती है और रशियन एजेंट्स पर जबरदस्त मैजिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सब एजेंट्स मर जाते हैं और तब सच सामने आता है। उन दोनों को बचाने वाला कोई और नहीं, वो बुजुर्ग शराबी होता है। वो बताता है कि वो तिब्बत के एक पहाड़ी मंदिर से आया है। एक प्रोफेसी के मुताबिक एक ऐसा आदमी जो सब कुछ खो चुका हो और अपना चेहरा छुपा कर जीता हो, एक दिन उस मंदिर में आएगा और सब ज्ञान सीखकर उनका गुरु बनेगा। वो आदमी विक्टर ही था। विक्टर वलेरिया से कहता है, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती, और वो वहां से चला जाता है। इस बात के बाद विक्टर हिमालयाज की तरफ निकल पड़ता है। विक्टर बिना किसी मैप और बिना किसी मंजिल के सिर्फ उस भविष्यवाणी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, खतरनाक घाटियां और जानलेवा ठंड उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। कई बार वो भूख और थकान से बेहोश होते होते बचता है। कुछ रातें वो खुली बर्फ में बिताता है, जहां उसके नाइटमेयर्स और भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, और कभी कभी बर्फीले तूफानों के बीच उसे अजीब से साए और स्नो मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। हर कदम पर दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन विक्टर रुकता नहीं। उसे लगता है कि अगर वो रुका तो उसकी आत्मा भी टूट जाएगी। कई दिनों की इस यातना के बाद जब उसका शरीर पूरी तरह जवाब देने लगता है, तब धुंध के बीच उसे एक प्राचीन मंदिर की आकृति दिखाई देती है। स्नोस्टॉर्म्स, मॉन्स्टर्स और दर्द के बावजूद वो आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच जाता है। वहां उसके जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अगले 5 सालों तक विक्टर मैजिक, साइंस और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को सीखता है। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, सब मॉन्क्स उसे अपना महान गुरु मान लेते हैं। अब विक्टर समझ चुका होता है, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया उसकी हो सकती है। न्यूज देखते समय वो देखता है कि लाटवेरिया का बैरन अब किंग बन चुका है और रीड रिचर्ड्स को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कहा जा रहा है। विक्टर के दिल में नफरत और गुस्सा भर जाता है, और सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी की हर याद जिंदा हो जाती है। अपनी मां का दर्द,
पिता की मौत, वलेरिया से बिछड़ना, अपना बर्बाद चेहरा, दुनिया की कमजोरियां, सब कुछ उसे एक ही बात याद दिलाता है कि अगर वह खुद को और मजबूत नहीं बनाएगा तो वह फिर से सब कुछ खो देगा। अगले दिन वो अपने लिए एक ऐसी आर्मर बनाता है जो डेमन्स, नाइटमेयर्स और दुनिया सब से उसे अलग कर दे। और इसी पल जन्म होता है डॉक्टर डूम का। अब डॉक्टर डूम लाटवेरिया वापस जा रहा है अपनी बरसों पुरानी बदले की शुरुआत करने। इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर डूम कैसे अपना बदला पूरा करता है और क्या वह अपनी मां को हेल से बचा पाता है या नहीं। ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कॉस्मिक टेल्स के अगले एपिसोड में।